फ्रेमवर्क आ जाता है। फ्रेमवर्क इसको कहेंगे हम ERM फ्रेमवर्क, या इसको कंपोनेंट्स या स्टेप्स भी आप स्लैश पा के लिख सकते हो, क्योंकि मैंने कई जगह देखा उन्होंने स्टेप्स के नाम पे ये लिखा हुआ है 2। ठीक है, वैसे ही कंपोनेंट्स या ERM हमारा फ्रेमवर्क होगा। फ्रेमवर्क क्वेश्चन आए तो हमने ये सब लिखना है। ठीक है, ERM में आप ऊपर ERM की डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको ऊपर कहा था कि जब हम कर रहे थे अपना ऐसे 315 वाला, ठीक है ना, उसमें मैंने कहा था कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो ERM से उठाना। तो बेसिकली आपको ERM, सबसे पहले ERM का कंपोनेंट्स याद करने हैं, और उससे जो जो पॉइंट्स बनते हैं उसके वो याद करना है। अब जो वो था इंटरनल कंट्रोल वाला, जो कि हमने पढ़ाया आपको, वो क्या था, एक सेकेंड, लेट मी, हाँ, वो था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो कि ऐसे 315 में लिखा हुआ है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की, जो मैनेजमेंट ने बनाया। ठीक है जी, तो उसके कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, हम चेक करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की टोन क्या है। ठीक है जी, और रिस्क वो कैसे इवेल्युएट करती है एंटिटी। ठीक है, बस। और उसके बाद हम उसमें ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। दूसरा हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या होता है? हमारे ऑब्जेक्टिव जो होंगे, मैंने पहले भी बताया, जो हम ऑब्जेक्टिव्स बनाए वो सपोर्ट करें हमारे विजन और मिशन। मिशन होता है करंट हम क्या कर रहे हैं, और विजन हम करना क्या चाहते हैं, फ्यूचर में हम क्या बनना चाहते हैं, वो सब विजन होता है। मिशन होता है हम करंट किस सिचुएशन में हैं, करंट हम कहाँ पे, हमारी टेक्नोलॉजी करंटली कैसी है, हम मार्केट में कैसे हैं, सब करंट चलता है। ठीक है, विजन होता है फ्यूचर वाला। ठीक है जी, हमने यही देखना है कि वो रिस्क एपेटाइट के अंदर है कि नहीं। ठीक है, रिस्क एपेटाइट का मैंने मतलब बता दिया है। इवेंट आइडेंटिफाई, अब हम इवेंट, जिन भी इवेंट्स का इम्पैक्ट हमारी एंटिटी पे होने वाला है, और जो इवेंट ज़रूरी भी है, वो हमें ध्यान रखने हैं इसमें इवेंट आइडेंटिफिकेशन में। अब इवेंट इंटरनल भी हो सकते हैं, जो हम फैक्टर्स करने वाले हैं इंटरनल भी हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ज़्यादा डिटेल उन्होंने भी आपने ही बताई। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अब आगे हम रिस्क असेसमेंट की। फिर हम रिस्क असेस करेंगे इनहेरेंट या रेजिडुअल बेसिस पे। इनहेरेंट अंदर वाली ऑर्गेनाइजेशन का है या बाहर से आ रहा है। एंड द असेसमेंट कंसिडर, ये तो वो बात है, रिस्क रिस्क इनहेरेंट भी हो सकता है, रेजिडुअल भी हो सकता है। असेसमेंट, असेसमेंट में हम उसका लाइकलीहुड क्या, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और उससे दूसरे पे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, बस ये पढ़ेंगे। ठीक है, रिस्क रिस्पॉन्स। रिस्क रिस्पॉन्स में वही सारी स्ट्रेटजीज आ जाएंगी जो कि मैंने बोली थी, सारा या 5 Ds। ठीक है, दैट इज़ अवॉइडिंग, एक्सेप्टिंग, रिड्यूसिंग या शेयरिंग रिस्क। वो हो गया सारा अपना। ठीक है जी, अच्छा, कंट्रोल एक्टिविटीज़। एक बार रिस्क को हमने रिस्पॉन्ड कर दिया, उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे कि जो रिस्क रिस्पॉन्स मैनेजमेंट ने सेलेक्ट किए थे वो इफेक्टिवली कैरी आउट हो रहे हैं कि नहीं, मतलब इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तो हमेशा बोल, जब तक आप सबको इन्फॉर्म नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो एंटिटी में जो पीपल है वो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कैसे काम कर पाएंगे। ठीक है, अब मॉनिटरिंग, ERM प्रोसेस को आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है, ताकि जो चेंजेस हैं, ठीक है, वो एज़ पर कंडीशंस चेंज होते रहें। जो मॉडिफिकेशंस करनी है वो जैसे जैसे नेसेसरी होता जाएगा, आप वैसे वैसे मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो जैसे कंडीशंस चाहेंगे। ठीक है, इसलिए पहले, अब कंपोनेंट्स 8 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वो बोलते हैं पहले इंटरनल एनवायरनमेंट हमारी, इट इज़ द टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मेन चीज़ें, टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव, हम जो ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे वो हमारी विजन और मिशन के को अलाइन करता होना चाहिए, मतलब उनसे मिलता जुलता होना चाहिए, और हमारी रिस्क एपेटाइट के अंडर होना चाहिए। इवेंट आइडेंटिफिकेशन, जो इवेंट हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और जो फैक्टर्स होंगे वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। रिस्क असेसमेंट, रिस्क के बारे में 2 चीज़ें, इनहेरेंट बेसिस पे भी हो सकता है, रेजिडुअल बेसिस पे भी हो सकता है। असेसमेंट, असेसमेंट में हमें उसका लाइकलीहुड भी देखना है, उसका इम्पैक्ट भी देखना है। रिस्क रिस्पॉन्स, रिस्क रिस्पॉन्स में वो सारा आ जाएगा या 5 Ds आ जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल एक्टिविटीज़, जो मैनेजमेंट ने रिस्क रिस्पॉन्स लगाए हैं उसको
वो इफेक्टिवली कैरिड आउट हो रहे हैं, ये नहीं है हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज़ में आ गया। अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो है अपना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ये प्रॉपर फॉर्म और टाइम मैनर में होनी चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन, और कम्युनिकेट करना है क्योंकि ताकि पीपल जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी तो कर पाएँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो अगर उन्हें कुछ भी नहीं पता होगा तो वो अफेक्टिवली कैरी नहीं कर पाएंगे। तो वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में आ गया। मॉनिटरिंग, अब हमारे ईआरएम पूरे प्रोसेस को हमें मॉनिटर करना है, और जो मॉडिफिकेशंस होगी वो हमें करनी है, ठीक है, एज़ पर नेसेसरी। सिस्टम वैसे अपने आप रिएक्ट कर पाएगा डायनेमिकली, मतलब एज़ पर कंडीशंस, ठीक है ना, जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होंगी। अब हमारा ये भी टॉपिक हो जाता है। फ्लो चार्ट का टॉपिक हम हमेशा अलग ही मानते हैं, इसका तो सबको पता होगा। अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिस्क एंड कंट्रोल्स फॉर स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, ठीक है जी। अब जो हमारे रिस्क या कंट्रोल लगाने हैं वो स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस के लिए क्या क्या, ठीक है। अब जब भी ये कंप्यूटर सिस्टम लगाते हैं ना, कंट्रोल हमेशा 3 लेवल्स पे चेक होना चाहिए, अपना कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर और ट्रांजैक्शन लेवल पे, ठीक है सर। हम सबसे पहले आते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, सीधा साधा, फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि हम जब सॉफ्टवेयर को सबसे पहले सेटअप करते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन वो बेसिक मैनर है जिसमें ऑप्शंस जो हमारे डिफाइन है वो प्रोवाइड भी किए जाएँ, ठीक है। अब जैसे सीईओ है, अपना एग्जांपल देते हैं, सीईओ है और यहाँ पे है हमारा अकाउंटेंट, ठीक है। सीईओ के पास 1 2 3, ठीक है। अब सपोज करते हैं, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, भी मान लेते हैं किसी होटल की, तो गेट पे एंट्री मिलती है, गेट पे एंट्री मिली मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो स्टार्टिंग किसी की भी चीज़ की हो ना, वो कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में वेरी कई तरह के क्या कहते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हो टैली से। टैली जब भी आप ऑन करते हो तो उसमें क्या करते हो आप, जब आप यूज़र के नेम बनाते हो, आप कहते हो कि एक हमारा अकाउंट, जो हमारा यूज़र्स हैं वो एक तो अकाउंटेंट है, एक तो हमारा मैनेजमेंट है, एक तो ये, ठीक है। हम ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ये लिखा होता है कि जैसे कि हम कस्टमर की टाइप क्रिएट करते हैं, वो क्रेडिटर, डेटर, हम ना ब्रॉड कैटेगरीज में सेट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। पासवर्ड मैनेजमेंट में उसकी मिनिमम लेंथ क्या होगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक हम मान रहे हैं कि नहीं, कैपिटल भी करना है, नॉर्मल भी है, वो सब पासवर्ड मैनेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। मास्टर्स होते हैं उससे एक थोड़ा सा नीचे, मास्टर में कई पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम हर तरह के मॉड्यूल्स पे लगाते हैं, जैसे कि परचेज, सेल, इन्वेंट्री, फाइनेंस पे, ठीक है। वो मास्टर में आ जाते हैं। अब मास्टर में भी कैसे, मास्टर में आप टैली के अंदर थोड़ा सा और जाते हैं, तो वेंडर में उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स लिखनी, ठीक है, और हमारे कस्टमर की डिटेल्स लिखनी, कस्टमर का मास्टर बना देते हैं, मटेरियल का मास्टर बना देते हैं, एम्प्लॉई का मास्टर बना देते हैं, मतलब ब्रॉड ब्रॉड हम बना देते हैं। जैसे हम क्रेडिटर्स का नीचे सारे क्रेडिटर्स लिख देंगे, कस्टमर नीचे सारे मतलब डेटर्स अपने सारे लिख देंगे, अपने सारे क्रेडिटर्स लिख देंगे, ठीक है। हम एक ब्रॉड ब्रॉड हेडर बना देते हैं, क्रेडिटर्स और उनका बैंक अकाउंट कहाँ पे है, क्रेडिट पीरियड कितना का होगा, हम बस बेसिक बेसिक चीज़ डाल देते हैं इसमें, ठीक है। ये भी हो गया। अच्छा, तो उसके बाद होती है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स जो कि हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स डालते हैं इसमें, जनरल एंट्री, सेल ट्रांजेक्शन, परचेज ट्रांजेक्शन, पेमेंट ट्रांजेक्शन वगैरह वगैरह सब आ जाता है। तो ट्रांजेक्शन ये बहुत ही ईजी है, एज सच कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। वैसे जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अच्छा, जो एक मैं बता रहा था ना आपको, सच मैं बताने लगा ही था, हाँ, हमारा सीईओ ये अकाउंटेंट होता है, सीईओ की पावर्स डिफाइन हो जाती है। हम जब कॉन्फ़िगरेशन में अपने यूज़र डिफाइन करते हैं कि यूज़र सीईओ होगा या अकाउंटेंट होगा, ठीक है। फिर हम उसकी पावर्स फिर हम उसको क्या किस किस लेजर का एक्सेस देते हैं। हम कहते हैं कि इस अकाउंटेंट को इसका एक्सेस होगा, इसका एक्सेस होगा, पर क्या कहते हैं, चेंजेस का एक्सेस नहीं होगा। जो चेंजेस का भी एक्सेस होगा, जो एक हमने क्या कहते हैं, यूज़र बनाया होता है, ऑडिटर, ऑडिटर का यूज़र बनाया होता है, जो हमारा टैली देखेगा तो हम उसे भी हमें यूज़र बनाना होता है ना। तो उसे हम जो परमिशंस देते हैं वो देते हैं हम, कि वो हमारा रिव्यू कर सकता है, बट उसको ऑल्टर करने की परमिशन नहीं होती। ऑल्टर करने की हम नहीं देते। हमने देखना है कि उसे मास्टर ऑल्टर करने देना है कि नहीं, वैसे ऑल्टर करने की पावर हम ऑडिटर को देते ही हैं, ठीक है। तो वही सब सेट हो जाता है पहले ही। अब ट्रांजेक्शन्स में तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स होती हैं आखिरी वाली, ठीक है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट का अच्छा खासा टॉपिक आ जाता है अपने पास,
जो कि है सेक्शन 134, जो कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में बताता है। ये वैसे आपने कंपनी लॉ में पढ़ी होगी जितना मुझे याद है, ठीक है, कंपनी लॉ में होती थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टर को ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देनी होती है, ठीक है। डायरेक्टर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसका पूरा नाम होता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या क्या दर्शाती है, क्या क्या बताती है, वो ये बताती है कि डायरेक्टर ने प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर रखी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसने बनाए इज़ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्योंकि अगर इन प्रोविजंस फॉर द एक्ट है, ताकि वो एसेट सेफ गार्ड हो सकें, ताकि फ्रॉड जो है वो प्रिवेंट हो सके, डिटेक्ट हो सके। प्रिवेंट मतलब होने ही ना देना, डिटेक्ट मतलब पता लग जाना, ठीक है। और डायरेक्टर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उसमें एक एडिशन कंडीशन आ जाती है कि डायरेक्टर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स मतलब की पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो उन्होंने रखे हुए हैं उनको भी लिखना होता है कि कंपनी उसे फॉलो कर रही है या नहीं, और वो इफेक्टिवली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब आ जाता है सेक्शन 143। सेक्शन 143 में ऑडिटर रिपोर्ट है, ठीक है। पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इसमें लिखी होती है। अब इसमें 143(3) में है क्या कि वेदर द कंपनी हैज़ एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, मतलब कम तो नहीं थे, ठीक है, और एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस लगातार सही चल रहे हैं या नहीं, ठीक है। मतलब जो कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंशियल जो भी इसने कंपनी ने कंट्रोल सिस्टम्स लगाए हुए हैं वो कम तो नहीं है जितने हमें चाहिए, ठीक है, और वो सही से लगातार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं वो कंट्रोल, ठीक है जी। अब जब हम एडिक्वेसी, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा एडिक्वेसी और जो हमारा इफेक्टिवनेस है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब जो हम एडिक्वेसी की बात कर रहे हैं वो एडिक्वेसी कंट्रोल डिज़ाइन की देखनी है कि जिस तरह का हमने डिज़ाइन बनाया है, कंट्रोल का डिज़ाइन बनाया है, अगर हमने कैमरा लगाए हैं तो वो कम तो नहीं है, एडिक्वेट है, ठीक है। और जो ऑपरेट इफेक्टिवनेस की बात हो रही है तो जो उसका ये मतलब है, मतलब उसमें कंट्रोल का ये मतलब है कि कंट्रोल इफेक्टिवली वर्क हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं सीधा लेके जाता हूँ जो आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, जो कि है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। ये वाला है, मैं एक सेकंड देख रहा हूँ, हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गॉट इट। अच्छा जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो रूल्स और प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलो करती हैं ताकि वो अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी, कंपनी रिलेशनशिप, कंपनी का रिलेशनशिप जो उसके स्टेक होल्डर्स के साथ है उसमें अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें कंसिस्ट क्या होता है, अब इसमें कई एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक्सप्लिसिट मतलब एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट्स की किसके बीच में होता है, कंपनी और स्टेक होल्डर्स के बीच में होता है, क्योंकि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट और रिवॉर्ड की, ठीक है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसीजर फॉर रिकनसाइलिंग भी इंक्लूड करता है, और सुपरविजन के प्रोसीजर्स, कंट्रोल के प्रोसीजर्स और इंफॉर्मेशन फ्लो के प्रोसीजर्स भी इसी में आते हैं, ठीक है जी। ठीक है, एक्चुअली इन टॉपिक्स में फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर आते नहीं यार। अभी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये 6 मार्क्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है सर जी, तो ये तो ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसको मैं सब्र से पढ़ाऊँगा, फिर भी जो मैं आपको लगता है कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा तेज़ हो जाता हूँ तो उसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आप मुझे कहो एंड आई विल सॉर्ट आउट, ठीक है। अच्छा, अब हरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल ऑन सोशल, अब कंप्यूटर रिलेटेड कुछ ऑफेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। पहला है हरासमेंट वाया फेक प्रोफाइल। अब आप कई बार हम एक फेक प्रोफाइल बना देते हैं जिसमें हम सपोज करते हैं हमने एफबी पे एक फेक अकाउंट बना दिया वैभव नाम का, वैभव इज़ वन ऑफ माय फ्रेंड, और मैंने उसका फेक अकाउंट बना दिया, एड्रेस सेम लिखा उसी के घर का, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास उसकी है तो मैंने उसको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिख दिया, बट उसको लेबल कर दिया एज अ प्रोस्टिट्यूट। prostitute, I hope you know, means a person of loose character, you can say that, ठीक है। तो ये उसकी हरासमेंट का एक कारण बन जाता है, ठीक है। ईमेल अकाउंट हैकिंग, ये भी एक बहुत ही आजकल एक्टर्स वगैरह में बहुत हो रहा है, अब हो रहा है या दिखा रहे हैं जो भी है। ईमेल अकाउंट हैकिंग क्या होता है, सपोज करते हैं आपकी जीमेल की आईडी है, अगर वो ईमेल अकाउंट में हैक कर लेता हूँ और ऐसी ईमेल्स आपके
जो बुक्स आपकी जो एड्रेस बुक मीन्स आपके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जीमेल पे जिनको भी प्रीवियस हिस्ट्री में आपने जिनके साथ बात की होगी या जिनके भी कॉन्टैक्ट्स आपकी जीमेल पे होंगे, मैं उसको गलत गलत मैसेज भेजता रहूँ या कुछ भी भेजता रहूँ, तो इनडायरेक्टली आई हैव हैक्ड योर ईमेल। ठीक है। अब तीसरा आ गया अपना क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। अब मैं आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ और उसमें से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर देता हूँ। ठीक है। वेब डिवेसमेंट ये बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, जब भी कोई जैसे मान लेते हैं रिपब्लिक डे पे जैसे कि 26 जनवरी या अपने 15 सॉरी, या हमारे जो 2 अक्टूबर है, मतलब ऐसे कोई भी सिंबॉलिक डेज पे ये लोग क्या करते हैं, हमारे जो होम पेज है जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं उनको जनरली वो चेंज कर देते हैं विद अ पोर्नोग्राफिक कंटेंट, और कोई भी डिफेम करना है अगर गवर्नमेंट को तो ऐसा कुछ भी दिखा देंगे उधर। तो थोड़े टाइम के लिए होता है, मतलब जितनी देर तक गवर्नमेंट उस पर अपना कंट्रोल नहीं कर देती तो ज़्यादातर उन्हीं सिंबॉलिक डेज पे होता है। ये एक एग्जांपल है। ठीक है। बस होम पेज जब भी किसी वेब को का होम पेज रिप्लेस कर दिया जाता है उसके पोर्नोग्राफिक कंटेंट से या डिफेमेटरी कोई उसको उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी दर्शाया जाता है उस पेज पे, तो वो होता है वेब डिफेसमेंट। हमारी जो साइट होती है नेट पे उसकी बात होगी। अच्छा, अब आ गया हमारा इंट्रोड्यूसिंग वायरस, ये ट्रोजन्स या बग्स। हम ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये सब आपने पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे, हाँ सेकंड चैप्टर में, मतलब सॉरी इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ा होगा। अब इसमें क्या होता है, अब मैं सेकंड चैप्टर में इनको डिटेल में ज़रूर समझाऊंगा, चाहे उधर से देख लेना। बट ये सब जहाँ भी होते हैं ये क्यों किए जाते हैं, लोग क्यों करते हैं, ताकि हमें एक्सेस मिल सके। आपको जब भी कोई एक्स पर्सन वाई पर्सन को ईमेल भेज रहा है तो वो एक्स पर्सन उसमें वायरस किसी ना किसी तरह का डाल देगा। ठीक है। जिससे या तो उसे एक्सेस मिल जाएगा आपकी बाकी फाइल्स का, क्योंकि आप जैसे ही कई बार आप देखते हो कि आपको कोई भी फाइल एक्सेप्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आती है कि कंप्यूटर आपके मोबाइल को ठीक नहीं लग रहा क्योंकि ये आउटसाइड सोर्स से इन्फॉर्मेशन है, तो आप अलाउ करते हो आउटसाइड सोर्स से इन्फॉर्मेशन आना। अगर आप उस पर यस दबा देते हो और अगर उस एप्लीकेशन में या उस साइट में जो कि आप जिसकी वजह से आप अलाउ पे दबा रहे हो, अगर वो आपका एक्सेस चाहती है तो आपके वो अलाउ दबाने से ही उसको आपका एक्सेस भी मिल सकता है, क्योंकि आपने उसका कंटेंट नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता कि उसके साथ वायरस कौन सा है। इसलिए कहते हैं ये चीज़ें ना किया करो, बट अब कई बार ज़रूरी भी होता है, इवन आई डू समटाइम्स। ओके। साइबर टेररिज्म। अब इसमें क्या होता है, कई जो टेररिस्ट होते हैं वो फिजिकल स्टोरेज मीडिया को यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन हाइड करने में और अपने इलीगल बिजनेस का रिकॉर्ड रखने के लिए। वर्चुअल और फिजिकल स्टोरेज तो पता लगी गई, वर्चुअल स्टोरेज में भी यार क्लाउड स्टोरेज, फिजिकल स्टोरेज हमारी पेन ड्राइव्स वगैरह हो गई। ठीक है। हमारा ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, जब इंटरनेट से हमारा सेल ऑफ ये ड्रग्स ये सब जब हम इंटरनेट से करते हैं, ठीक है, तो तो वो भी हमारा कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में आ जाता है, साइबर पोर्नोग्राफी। अब सबसे ज़्यादा जो कि इन्होंने लिखा, अमंग द लार्जेस्ट बिजनेस ऑन इंटरनेट पोर्नोग्राफी मे नॉट बी लीगल इन मैनी कंट्री बट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज, तो ये भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस में आ जाता है। अच्छा, फिशिंग। फिशिंग वैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वेब डिफेसमेंट और हमारा फिशिंग एंड ईमेल, तो इसको अच्छी तरह समझना। फिशिंग का मतलब क्या होता है, फिशिंग मतलब होता है हम किसी की इंफॉर्मेशन एक्वायर कर ले थ्रू मास्क रीडिंग। मास्क रीडिंग मतलब होता है नकाब ओढ़ना एज अ साइट ऑफ ट्रस्टेड एंटिटी। ठीक है। हमें लगता है हमें HDFC वाले कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बट वो असली में HDFC वाले नहीं कर रहे हैं, वो कोई हैकर कर रहा है। उनकी तरफ से उनके जैसा एक ईमेल से हमें मैसेज सेंड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है, जैसे वो हमारे पासवर्ड क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया फिशिंग। वो ट्रस्टेड एंटिटी जैसे कि वो एक HDFC जैसा रिएक्ट करेगी कि वो HDFC है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। ठीक है। थेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब बहुत सारे बिजनेस अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में रखती है। ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन टारगेट कौन करता है, किसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कहोगे सर मैनेजमेंट को चाहिए, पर मैनेजमेंट से कहीं दूर आपका कॉम्पिटिटर भी उस इन्फॉर्मेशन को चाहता है सर। अब वो चाहता है आपके कस्टमर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो चाहता है आपके पासवर्ड डिटेल्स, वो चाहता है आपके आपके बैंक अकाउंट का डिटेल्स, मीन्स नॉट पासवर्ड, पासवर्ड तो हैकर वगैरह को, तो जो भी है बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को चाहता है वो। राइवल्स हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, कोई भी डिसग्रेंटल्ड एम्प्लॉय मतलब निकाले गए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हो सकते हैं।
क्यों करेंगे? अब आप कहोगे जो निकाले गए वो क्यों करेंगे? सर उनको हमने निकाल दिया, उनके मन वो खुश नहीं है, हमने निकाला है उनको, गए नहीं है, ठीक है जी। वो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं जाते वक्त। अब किसी को आपको पता चल गया कि आप उसको निकाल रहे हो, वो आपका सामान नहीं तोड़ के जाएगा क्या? वो क्या पता आपका डाटा लीक कर दे नेट पे जाते जाते, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, ठीक है उसका, क्योंकि आपके नोटिस में ही नहीं किसने किया कब किया, बस उसने किया। अच्छा जी, सोर्स कोड थेफ्ट। ये होता है अगर हमारे जो कंप्यूटर का है उसका कोड ही चोरी हो जाता है, वो चीज़ होती है, ठीक है जी। अब हो गया सर, ये सब हो गई बकवास। अब मेन इंपॉर्टेंट दोबारा से आ जाता है एक नया टॉपिक। वो पुराने टॉपिक में मैंने आपको बताया था दो हैं इंपॉर्टेंट, एक वेब डिफेसमेंट और एक फिशिंग एंड ईमेल, ठीक है, तो वो ज़रूर पढ़ना है। मेरे को देखने दो ये कौन सा था। ये तो कुछ ऐसे खास है नहीं, छोटा सा। अच्छा, इसमें सबसे पहले डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो डेफिनेशंस देखना ना बहुत ही ईजी हैं। एक सिविल लाइबिलिटी है सिर्फ पेनल्टी की, ठीक है। ये वाले 2 पॉइंट्स बना देता हूँ, बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होती है, बाकी अपने पास ऐसे इतना टाइम है नहीं, पर फिर भी मैं ये 2 पॉइंट समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो सिविल लाइबिलिटी लिखी है, यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी लिखी है। तो सिविल लाइबिलिटी सिर्फ पेनल्टी होती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी में जेल, ठीक है जी। अब ये जो फोर्थ डिक्लेयरिंग यानी कंप्यूटर सिस्टम, कैसा सिस्टम लगाऊं तो प्रोटेक्टिव सिस्टम माना जाए, इसका मतलब ये डिक्लेयरिंग यानी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क एज प्रोटेक्टिव सिस्टम, कैसा सिस्टम लगाऊं तो प्रोटेक्टिव सिस्टम माना जाएगा, इसका मतलब ये, ठीक है जी, हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम आ जाते हैं साइबर क्राइम पे। अब साइबर क्राइम की ना तो डेफिनेशन दी हुई है आईटी एक्ट 2000 में, ना ही हमारी लेजिस्लेशन में। अब ये जो साइबर क्राइम है, जो कंप्यूटर का क्राइम है कह सकते हैं, ये ट्रेडिशनल क्राइम से कई गुना डिफरेंट है, ठीक है। ये जो साइबर क्राइम है ना, ये वैसे आपको डिटेल में पता है कहाँ पढ़ने को मिलेगा? कोर बैंकिंग चैप्टर में, बहुत अच्छा समझाया हुआ है, उधर समझना मेरे से, ठीक है, उधर समझाऊंगा मस्त एकदम। अच्छा जी, अब इसमें ज़्यादा कुछ तो बचा है नहीं। इसमें ट्रेडिशनल थेफ्ट आपको पुराने थेफ्ट पता है, एंटर हाउस और हैकिंग वाला भी अभी मैंने आपको समझाई दी है, फिर भी इसकी डिटेल ना आपको कोर बैंकिंग में ज़्यादा पता चलेगी। अच्छा सर आज तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया, क्या करें बच्चे, तुम हमारे लिए बून हो, ओ सॉरी बेन हो, जो भी हो, मारो बोली। अच्छा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा इंफॉर्मेशन। अब जो हमारा आईटी एक्ट है ना, उसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेंसिटिव, अब सवाल ये है कि सर सेंसिटिव पर्सनल डाटा कहते किसको है? सेंसिटिव पर्सनल डाटा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दैट रिलेट्स टू द नेचुरल पर्सन, हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है, हम जैसे लोगों की इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन कॉम्बिनेशन विद अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल is likely to be available with the corporate body corporate is capable of identifying such person। मतलब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो यहाँ तो खुद कल ही या किसी इन्फॉर्मेशन के साथ हमें कैपेबल है, खुद कैपेबल है हमारी आइडेंटिटी बनाने में, बताने में, और ऐसी इन्फॉर्मेशन बॉडी कॉर्पोरेट के पास है, ठीक है। मतलब समझे कि बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कि कंपनी के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है हमारी, जैसे कि हमारा नेम हो सकता है, कंपनी के पास हमारा नेम है, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ऐसी कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन है जिससे वो बता सकती है कि ये बंदा कौन है, बंदा कौन है, ये बता सकती है, इज कैपेबल ऑफ टेलिंग हु द पर्सन इज, ठीक है जी। अब ये कौन सी एसपीडीआई में आ जाती है, कौन सी इन्फॉर्मेशन एसपीडीआई में आ जाती है, यहाँ पे बताता हूँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो पासवर्ड्स भी सर इसी में आ जाते हैं एसपीडीआई में। अगर कोई इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है सर, सेंसिटिव पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन, दोबारा से वो इन्फॉर्मेशन जो बॉडी कॉर्पोरेट के पास है हम जैसे बंदों की, वो इन्फॉर्मेशन या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें आइडेंटिफाई कर सकती है खुद में, हम खुद नहीं जाके बता रहे, हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे बेस पे बता रही है,
ठीक है जी। अब ये एसपीडीआई कौन सी हो सकती है? पासवर्ड्स हमें खुद के बारे में बता सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें हमारे बता सकती है। हम क्या करते हैं, हमारी पासवर्ड्स हमारे उसके पास हैं, कॉर्पोरेट के पास। आप कभी भी एफबी का भर रहे हो तो वो फेसबुक के डेटाबेस में है। आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन कई बार आपने दी होती है कंडीशंस। अच्छा जी, मेंटल कंडीशंस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, हम किस बंदे से किस जेंडर से अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये सब हम रिकॉर्ड्स हम देते हैं, हम अपनी मेडिकल हिस्ट्री देते हैं। हम बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मीन्स हमारा थंब या हमारी आई का वो रिकॉग्निशन होती है ना हमारे, वैसे तो थंब, बायोमेट्रिक मीन्स थंब, थंब वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, हम आधार कार्ड के लिए भी अपना अंगूठा लगा के आए थे ना, राइट। तो वो और फिल्मों में आपने देखा होगा आई रेटिना, वो भी चेक होता है, तो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। अब कंसेंट में क्या होता है, एक टॉपिक है सबसे एंड में, कंसेंट। कंसेंट टॉपिक क्या बताता है सर? कंसेंट टॉपिक बताता है कि बॉडी कॉर्पोरेट को प्रायर टू कलेक्शन एक कंसेंट लेनी है हम जैसे लोगों से, या तो लेटर में ले, फैक्स में ले, ईमेल से ले, जो एसपीडीआई दे रहा है। क्यों? ताकि वो किस तरह का यूज़ करने वाली है उस डाटा का। मतलब अब फेसबुक जब भी हमसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो एक वो क्या कहते हैं डिस्क्लेमर, या आप कह लो कुछ ना कुछ नीचे एक लाइन लिखी होती है जिससे वो हमें एक तरह का कंसेंट ले रहा है, या हमारी लेटर या मतलब फैक्स ले रहा है, हमारा ईमेल ले रहा है। वैसे तो इस केस में वो हमसे बस एक राइटिंग में ले रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन वो किस तरह से यूज़ कर सकता है, ठीक है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हो सकता है, ठीक है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट प्रायर टू कलेक्शन, कलेक्शन करने से पहले, वो क्या हमारा नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ कलेक्ट करने से पहले हमसे परमिशन मांगता है, कंसेंट मांगता है कि वो उस डेटा का कैसे यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा। तो ये कंसेंट में आ जाता है, ठीक है। और therefore a company cannot collect SPDI without the permission of the user, hence cannot record such information in the database. अब कुछ सर्विसेज हैं जो कि इंफॉर्मेशन की या तो इंटरेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। डाटा कलेक्ट हो जाता है सेंसर से, डाटा कलेक्ट होता है रियल टाइम रेगुलर बेसिस, रियल टाइम मतलब चुटकी बजाते हिंदी में जो कहते हैं हम। और डाटा जो ये जो हमारा डाटा उनके पास चले जाता है, वो मल्टीपल डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो जाता है। तो कई बार ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, कई बार इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल कि हम एक एक इन्फॉर्मेशन ये सबसे हम ईमेल या फैक्स ये सब करवा सके, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, इसलिए कंक्लूजन यही है कि कंपनी कभी भी एसपीडीआई सेंसिटिव पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन जो भी हमने ऊपर क्लासीफाई कर दी है वो विदाउट परमिशन ऑफ यूज़र नहीं कर सकता। बाकी इन्फॉर्मेशन इट कैन बी, बट उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, बट एसपीडीआई तो बिल्कुल भी नहीं। और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन फिर अपने डाटाबेस में भी नहीं रख सकता अगर उसने उसकी परमिशन नहीं ली है तो। ओके, अब मेरे को बताना आपको चैप्टर मेरा समझाया हुआ कैसा लगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर अच्छे अच्छे कमेंट्स, ठीक है जी। और अब अगर आपको इसकी एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए या कुछ भी चाहिए, डू मैसेज मी। फ्लो चार्ट चाहिए, डू मैसेज मी। आई वुड टेल यू द सेम हाउ टू डू दैट। कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई वुड बी फ्री फॉर